नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ये जो इस सीरीज का ये 5वां वीडियो होगा, भाग 5 है ये, ठीक है? इससे पहले 4 भाग को हमने भारतीय इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड करके अ, एंशिएंट हिस्ट्री कह सकते हैं या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को हमने 4 भागों में करके पढ़ लिया है। और आज ये 5वां वीडियो होगा इस सीरीज का। इसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ये जो इस भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान बनने से लेकर के और आज तक कितने-कितने, कौन-कौन से संविधान संशोधन हुए और कब-कब हुए, इन सभी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये जो बुक कंपाइल है, ये आप जानते ही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया गया है जो कि अलग-अलग एग्जाम में या अलग-अलग समयों में पूछा गया हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस को लेते हैं कि भारतीय संविधान के 22वें भाग में जो संविधान के गठन के समय थे, उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो देखिए 22 भागों में से जो भाग 7 है, इसको हटा दिया गया है। भाग 7 जो है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से ये 7वें भाग को हटा दिया गया है, यानी कि उसमें से डिलीट कर दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को कैसे मानता है? तो ये सभी को समान मानता है, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो। भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति, भारत के सभी व्यक्ति एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं, यानी समान अधिकार उनको प्राप्त है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व का सबसे विख्यात लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो किसका है? भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो ये समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान देखा जाता है, यानी समान रूप से माना जाता है। ठीक वही क्वेश्चन है कि समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो वो है भारत का संविधान। यानी भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है या समान पावर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? तो ये कौन सा कानून है? तो भारतीय संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यानी फेडरल का जो पावर है, सेंटर का जो पावर है या कह सकते हैं संघ का जो पावर है, वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये डेट याद रखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें एक देशी रियासत था हैदराबाद के निजाम। जो हैदराबाद का देशी रियासत था, इन्होंने प्रतिभा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में। वहां की जो पावर है वो अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो सभी प्रस्तावना में निहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये भारत का संविधान सभा अगर पूछा जाता है किसके आधार पर गठन हुआ था, तो ये है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत में आया था। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य है, यानी कि सॉफ्ट एंड रिजिड है।
कहीं कहीं हम आराम से इसको बदल भी लेते हैं और कहीं कहीं इसे बदलना मुश्किल भी होता है। तो इसलिए भारत का संविधान को क्या बोला गया है? सॉफ्ट एंड रिजिड। ठीक है, नम्य और अनम्य। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? संविधान सभा के अस्थाई, ध्यान देना है ये अस्थाई है, यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई दो क्वेश्चंस बनते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष से जुड़े हुए। एक होता है अस्थाई अध्यक्ष, तो ये अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थाई अध्यक्ष की बात आती है तो होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये है संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, यानी संसद होंगे, लोकसभा, राज्यसभा होगा, ये जो चीजें हैं या ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो जो भारतीय संविधान में उद्देशिका है, इसका स्रोत है अमेरिकी संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो भारत जो संविधान का आत्मा है वो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ध्यान देना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो ये है भाग 1। भाग 1 में भारत एक राज्यों का संघ होगा और उसके क्षेत्र क्या क्या है इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है किस देश से संविधान में से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो चुनाव की जो प्रणाली है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज की, इस चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन चुनाव की प्रणाली जो है ये आयरलैंड से ली गई है। ये अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त करने वाला जो चार्टर आया था ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के साथ ही, जैसे ये 1813 का चार्टर अधिनियम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे इसको समाप्त कर दिए गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो जो मूल संविधान है ये देहरादून में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान ने भारत को क्या होना घोषित किया है? तो भारत को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष साबित करता है या घोषित करता है। भारतीय संविधान जो है भारत को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष साबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो ये है 26 जनवरी 1950। अभी हमने बात किया था अस्तित्व में किस तिथि को लागू हुआ, तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। और अगर बात आती है कि अगर जो क्या बोलते हैं गैग्रीन कैलेंडर की बात आती है, इंग्लिश कैलेंडर की बात आती है, तो ये है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था या अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये न्याय का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो टोटल 22 भाग हैं। टोटल 22 भाग है। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये तो कमल है, सबको पता होगा। आगे बात करते हैं। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेश की थी? तो ये एक्ट ऑफ 1909 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये जो है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो क्वेश्चंस हैं उनसे जुड़े हुए। तो पहले नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए कि भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है ये बहुत कुछ जो है वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। लगभग ये कह सकते हैं कि 70 टू 75% जो है चीजें जो हैं या कह सकते हैं कि जो 70 टू 75% की जो नियम कायदे कानून है ये 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं जो कि आज वर्तमान संवैधानिक हमारे वर्तमान संविधान में लिए गए हैं। इसके कुछ और प्रकार देख लेते हैं कि जैसे वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। जैसे 1935 से लिए गया क्या क्या है? तो संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सभी वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं जो कि अभी वर्तमान में जो हमारा करंट संविधान है इसमें ये सब वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव, अभी हमने बात किया कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारत के संविधान में जो दिखता है वो दिखता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से या उससे नियमों से। ठीक है। अभी हमने बात किया 70 से लेकर के 75% लगभग इतने जो चीजें हैं जो नियम कायदे कानून हैं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है भाई? तो दृढ़ राज्य शासन की जो एकात्मक पद्धति है इससे ये लाभ होता है कि राज्य में कह सकते हैं कि शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य यानी राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ये है यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का बिना लिखा हुआ संविधान चलता है, यानी जो कह दिया जाता है वही नियम लागू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी ऐसे कौन से लोग थे? तो ध्यान देना है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे ये विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किए गए थे, उनके द्वारा अधिनियमन इसका किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जो अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जो अंतःकालीन संसद था उसमें 296 सदस्य थे। ठीक है, 296, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो जो आपात उपबंध है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फेडरिक व्हाइट 1921 से लेकर के 1925 तक थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल यानी 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक बने थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी, जो कि कैबिनेट मिशन कब आई थी? तो 1946 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ये है
अधिनियम 1919 का अधिनियम था, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का नाम सुझाव किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी बात किया कि अध्यक्ष सिर्फ आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अगर इसमें जुड़ जाता है अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष जो होंगे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। अगर अस्थाई या अध्यक्ष सिर्फ वर्ड आता है तो ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ये चीजें कहाँ वर्णित मिलती हैं? तो अगर हम कहें तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो ये डी ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सभी एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है। ये सभी मिलकर के एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वायत्तवाद किसका द्योतक है? यानी स्वायत्तवाद जो है किसका द्योतक है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता को स्वायत्तवाद का द्योतक माना जाता है। ठीक है, स्वायत्तवाद या उदारवाद, जो कि लिबरलाइज्म कहा जाता है, जिसे स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ये लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो इसे हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में सभी चीजें उसमें वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रीमेबल है को में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसे एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को संबोधित या घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहां क्या कहा गया है? यानी संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? तो ये जो समाजवादी है, ये वर्ड जब संविधान बना था तो इस समय वो नहीं वर्णित था। ये जो समाजवादी वर्ड वर्ड है, ये 1976 में, जिसे हम कहते हैं 42वें संविधान संशोधन, इसमें ये लाया गया था। 3 वर्ड लाए गए थे। ठीक है, हम आगे देख लेंगे। तो समाजवादी वर्ड जो है, जब मूल संविधान था, यानी कि जो जब निर्मित किया गया था, बनाया गया था, तो उसमें समाजवादी वर्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आइए इसके बारे में एक नजर डालते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 को फिक्स की जाती है, यानी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ जो पार्ट है जैसे उद्देशिका और प्रस्तावना, ये 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो वही डेट है 26 जनवरी 1950, यानी पूर्णतः, यानी पूर्ण रूप से कब से लागू हुआ? तो इसका ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950।
अगर कुछ पार्ट की बात आती है तो उस वहां पे उद्देशिका और प्रस्तावना जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो अभी तक जो है प्रस्तावना का में जो संशोधन है या उद्देशिका में जो संशोधन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ है इसको अभी हमने ऊपर भी चर्चा किया था कि एक बार संविधान संशोधन हुआ है या संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान देना है, ये 3 शब्द क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में संशोधन किया गया था और उसमें ये 3 वर्ड और जोड़े गए थे जो मूल संविधान में नहीं थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यह है संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 होगा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किस चीज का उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। यानी कि अगर बात आती है कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहां किया गया है तो यह ध्यान देना है, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार पर या वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहां पे ऐसा होता है? तो ये उद्देशिका में होता है। जो भी उनके निर्माताओं के मनोभाव थे, जो आदर्श थे, वो सब कहां मिलता है या प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देशिका में समाहित है, यानी कि उद्देशिका से हमें ये चीजें मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग अभी हमने पीछे भी देखा। ठीक है, यहां पर देखिए अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं है। तो ये पूछ रहा है संघीय शब्द का प्रयोग कहां है? तो कहीं नहीं है, संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, भारतीय, देखिए इसके क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ यानी कि जो फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का यूज किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा हमारा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है या इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, भाग 1 में। क्वेश्चन 29 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो संघों का राज्य है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राज्यों का संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इंडिया को भारत कहां कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन और संपूर्ण न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में ध्यान देना है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऐसा संघवाद देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है ये है 7। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये तो पुरानी बुक है थोड़ी सी, या हो सकता है इसमें देखते हैं एक बार। प्रश्न काल में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 थी।
ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 9 है, ये भी सही है। आगे बात करते हैं कि ये है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। अब यहाँ पे एक चीज और हम अभी यहाँ करेक्शन कर देते हैं कि जैसे था पहले तो 7 था, ठीक है, फिर इसके बाद जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जब दोनों बने तो ये 9 हो गए। लेकिन अब क्या है, ये दादर और नागर हवेली, ध्यान देना है, दादर और नागर हवेली को एक कर दिया गया है, दादरा और नागर हवेली को एक कर दिया गया है, ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव को इनको एक कर दिया गया है। तो अब ये जो यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 8 है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो तब केंद्र शासित, जैसे अगर हम यहां पे कह रहे हैं कि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे, यानी बना दिए गए हैं, तब केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो जाएगी, नहीं 8 है, ठीक है, 8 है। यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है अभी, तो 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां कहता है कि भारत में संघ में कितने राज्य हैं, तो यहां पे देखिए पहले 29 थे, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को ब्रेक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, और लद्दाख को, है ना, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो अब राज्यों की संख्या कितनी बच गई है, 28 रह गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो लक्का दीव, मिनिकॉय और अमीनी दीव द्वीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन जो है कई घुमावदार है, यानी कि बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये देखिए एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो ये जो याद रखने वाली चीज है, क्या 1973 में लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया, कब, 1973 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो संघ राज्य क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, तो यहां पे ये जम्मू कश्मीर कह रहा है, लेकिन ये अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, अभी के समय से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है ये क्या है, जे.एंड.के संघ राज्य क्षेत्र बना दिए गए हैं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र बना दिए गए हैं। देखिए ध्यान दीजिए किसके तहत, तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करके तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। इसलिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर और नागर हवेली और दमन दीव को भी मिला दिया गया है, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। यानी इस तरह से अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आज के समय में गलत है, लेकिन ये प्रिंट पहले की है, इसलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मेंशन किया गया है, इस चीज का ध्यान रखना है। 38 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य उस समय बनाए गए थे और कितने संघ राज्य, तो जो मूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र थे ये थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे जब राज्य पुनर्गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो राजनीतिक अधिकार जो है जीवन का अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार क्या है, जीवन का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। ये जो है जीवन का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में क्या आता है, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। जबकि जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 40 की। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो देखिए ध्यान देना है कि जो भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में वर्णित नहीं था। कब शामिल किया गया था भाई, तो ये शामिल किया गया था 1976 में। और 1976 में क्या हुआ था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये
किस समिति की सिफारिश पे लिया गया था, यह भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से लागू हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिसकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई। यानी कि जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10। लेकिन 86 में फिर से दोबारा एक संविधान और संशोधन हुआ इसके अकॉर्डिंगली, तो इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया और इसको कर दिया गया कितने? मौलिक कर्तव्य अब कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ऊपर भी हमने बात किया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर अर्ध रूप से कहा जाए तो कुछ पार्ट जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर बात आती है पूर्ण रूप से लागू होना या सिर्फ कह देता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो इसका ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो वही अपनाने की बात आती है तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है भाई महत्वपूर्ण दिन? इस दिन संविधान जो है हमारा अंगीकार किया गया था। ठीक है। इस दिन इसे एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। ठीक है। अंगीकार कर लिया गया उसी समय। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ध्यान दीजिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे सर VN राव जी थे। ठीक है। इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर VN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की, यानी कि जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद ठीक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और इसके बाद ये कंटिन्यू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर VN राव जी। ठीक है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या है? पृथकता का खतरा। यानी कि अगर संघीय प्रकार के शासन में क्या दोष हो सकता था, तो ये अलगाव का खतरा था, यानी कि लोग अलग हो सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 49। तो यहां पे क्वेश्चन ध्यान देना है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो ये जो है संघीय प्रणाली जो है ये द्विसदन पद्धति की एक अनिवार्य लक्षण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये है समाजवादी राज्य की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत एक क्या है भाई? तो ये लोकतंत्र देश है। ठीक है। ना कि एक तंत्र है, ना ही राजतंत्र है, ना ही कुलीन तंत्र है, ये क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, यानी मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान कहा जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। काफी कुछ बदला गया था इसमें संविधान में, इसलिए इसको मिनी लघु यानी लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी यानी लघु संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान की कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। हमने ऊपर भी बात किया कि प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और एक था, याद नहीं आ रहा है, बात कर लेंगे इसके बारे में। 3 था, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं तीसरा वर्ड क्या था, यानी तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवाद और संघवाद, सॉरी
समाजवाद समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द आप बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? तो ये इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड में एकल नागरिकता की अवधारणा है, वहां से अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की व्यवस्था है, यानी संघीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, जो कि अमेरिका में ये देखी जाती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होती है कि एक तो जिस राज्य में आप रह रहे हो वहां की भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, और दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको देश की नागरिकता चाहिए, यानी एक राज्य की और एक केंद्र की, दोनों की नागरिकता होनी चाहिए। और ये नागरिकता देखी जाती है कहां पे? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अब अगर आपके पास एक अपने राज्य की नागरिकता है तो आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में समाहित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में इन चीजों को वर्णित किया गया है। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक ये वर्णित है नागरिकता का से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहां पे है मिलान करने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है? और मूल अधिकार कैसे होता है या कैसे मिल सकता है? तो आप देखिए यहां पे सबसे पहली चीज कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार जो क्या है? पंजीकरण से है। अगर आपने पंजीकरण करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपको भारतीय भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारतीय नागरिकता को अंत करने का क्या है? तो अंत जब उसको आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको देश निकाला कर दिया जाएगा, तो यानी कि आपको हटा दिया जाएगा, तो आप भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है मूल अधिकार का क्या मतलब है? तो मूल अधिकार का मतलब है विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, ये हमारा मूल अधिकार है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है? तो कनाडा के निकट है, यानी कि भारतीय संघवाद जो है कनाडा से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, यहां देखिए डिटेल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी तथा स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है, अतः कहा जाता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। संघीय प्रणाली सुदृढ़ और संघीय प्रणाली ये कहां से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये कनाडा से। भारतीय महासंघ की जो योजना है ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? तो विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ये ब्रिटेन की है। विधि की समानता कहां से है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को भारत के निर्माता, भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में संविधान का प्रारूपण किया गया था, इसलिए इनको क्योंकि ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था, इसलिए भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कौन इसमें से प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि कुछ न कुछ इसमें लोचा है, तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो एक चीज जानते हैं कि 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। ठीक है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, बी एल मित्रा और डी पी खेतान एंड एन गोपाला स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये इसमें गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये इस प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ऐसा क्या है? तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को 368 जो कि संविधान संशोधन का अनुच्छेद है 368 इसके अंतर्गत संशोधित
संशोधित नहीं किया जा सकता है। किसको किसको? संप्रभुता को, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इन चीजों को या इन प्रावधानों को हम संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा जो है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। और पुराना की बात आती है तो अमेरिका का है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का, और पुराना अमेरिका का है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है क्योंकि 370 वहां से हटा दिया गया 2019 में। ठीक है, तो अब ये हट गया है, यानी कि अब जो है भारत सरकार से वो लेने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी राज्य सरकार से विचार विमर्श करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन 67 से। संघ यानी संघीय सूची में कितनी मंदे हैं? तो ये है 97, यानी कितनी कह सकते हैं सूत्र हैं या नियम है? तो 97 है, संघ सूची में 97 है। ठीक है, इसको जान लेते हैं कि तीन तरह की सूचियां हैं हमारे संविधान में। संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 47 यानी कि 47 विषय समाहित किए गए हैं, यानी कि इनका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो स्थानीय सरकारें आधार है किसकी? लोकतंत्र की। लोकतंत्र का आधार है जो स्थानीय सरकारें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है और ब्लॉक पंचायत है, ये जो सभी हैं ये लोकतंत्र की एक कह सकते हैं कि आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो ये कहता है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो ये है जाति व्यवस्था। ठीक है, ये जो जाति व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक के लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सभी हैं, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली में आवश्यक तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो ये है लोकतांत्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो एक क्या है ऐसा सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? तो ये है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जो है जो संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के द्वारा ही, यानी कि उसी के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं या जितने भी कार्य प्रणालियां हैं उन्हीं के द्वारा वो काम कर सकती हैं या करती हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से जितने रिलेशन हैं इनके क्वेश्चंस के, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला इसमें बात आता है क्वेश्चन का, तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उत्प्रेषण, निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा और क्या है? तो 21 में जीवन के अधिकार के अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार, यानी कि जो सिर्फ अगर बात करेंगे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार का मतलब क्या है कि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसे भोजन मिले और उसे पानी मिले, यानी कि उसकी जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो डिस्टर्ब ना हो,
यानी जीने का मतलब ये नहीं कि एक बंद कमरे में उसको बंद कर दिया गया और वो जी रहा है, तो ये अनुच्छेद 21 में उसका जो उसका निर्वहन चल रहा है, नहीं। उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी कि उसकी देखभाल हो, मेडिकली वो फिट हो, ऐसी उसकी व्यवस्था हो, भोजन का उसके पास अधिकार हो, पानी पीने का उसे अधिकार हो, यानी कि जीवन के लिए जरूरी जितने भी आधारभूत चीजें हैं उन सभी को से वो परिपूर्ण हो, तो अनुच्छेद 21 के तहत उसका जीवन का अधिकार जो है कह सकते हैं कि वो चीजें लागू हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, तो यह है अनुच्छेद 226। अभी देखिए दो क्वेश्चन आ गए इससे जुड़े हुए। अगर संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, यानी जो राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास अगर जाएगा तो ये अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। यानी दो अनुच्छेदों को आपको याद रखना है, अनुच्छेद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। यानी आर्टिकल 32 के तहत वो सीधा कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो मौलिक अधिकार जो वर्णन किया गया है ये भाग 3 में वर्णित है। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि भाग एक में जो है भारत को संघ कहा गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 क्या है, ये जो है नागरिकता से संबंधित है, जिसमें 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित है। और यहां पे आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो भाग 3 में वर्णित है, यानी इसका वर्णन, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, तो यहां पे है समानता का अधिकार, यानी समानता के अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग, चाहे गरीब अमीर पावरफुल या कम पावर वाला कोई भी, सबका अधिकार समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं तो नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक अधिकार का उपचार किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, 32 के तहत जो है वो किसी भी अदालत में जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय में जाता है तो 226 के तहत जाएगा, अगर उच्चतम न्यायालय में जाता है तो 32 के अनुसार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस खंड को आम तौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा गया है, तो यह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का अंतरात्मा कहा गया है, यानी हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा मूल कर्तव्य के बारे में, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और उस समय जब जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य थे, और इसे जोड़ा गया भाग 4A में और 51A में। 51A और भाग 4A में, आर्टिकल 51A में जोड़ा गया और भाग 4A में जोड़ा गया। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और अब जो है करंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। याद रहेगा ये। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यह है अनुच्छेद 15। यानी एक मूवी भी आई थी अनुच्छेद 15, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, काफी कुछ सीखने को मिल जाता है कि ये जो किसी भी नागरिक के साथ धर्म के साथ या उसके नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव हम नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है। ठीक है,
अभी हमने ऊपर भी देखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, जीवन का अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 21 में क्या है, तो उसको भोजन मिलना चाहिए, ठीक है, उसे मेडिकल मिलना चाहिए, दवाएं मिलनी चाहिए, उसे पानी मिलना चाहिए, यानी कि उसके जीवन का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, ऐसा नहीं कि कैसे भी जी रहा हो, ये नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो ये सभी नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या सॉरी मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अधिकार परीक्षा जो कि रिट है एक तरह की, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो किस अधिकार से, यानी किस अधिकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी नंबर तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है, तो यह है समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है, तो अनुच्छेद 32, जिसके तहत हम जो है भारत के उच्च न्यायालय में, यानी अपने मौलिक अधिकारों का जब हम देखते हैं कि हमारा हनन हो रहा है, उल्लंघन होता है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रावधान के लिए भारत में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए भारत में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसे शिक्षा का अधिकार जो है, यानी 6 से लेकर के 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा दिया जाए, ये अधिकार किसमें वर्णित है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट हैं, तो अभी 11 है। अभी हमने इधर भी बात किया था, पहले 10 थे जब 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल मिलाकर के भाग 4A में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित कराता है, तो ये 6 अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं, यानी रिट कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि यह अनुच्छेद 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, देखिए वही क्वेश्चन है 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती है, यानी प्रतिषेध रिट जारी करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है, तो प्रमाणित करना या जानकारी देना। उत्प्रेषण या उत्प्रेषणादेश का मतलब है प्रमाणित करना या जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो सिद्धांत है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, जब आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल लगता है तब, ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है और ये लिया गया है जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किसके से संबंधित है, तो ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी बच्चों को हैवी वर्क यानी उस तरह के जो जोखिम भरे कार्य होते हैं वो कराने मना है, यानी निषेध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है, तो ये भी मौलिक अधिकारों से ही
प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो है किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ये भी संबंधित है, 31A। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण ये किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो यह है अनुच्छेद 21 के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें, समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता इसमें से? तो सभी को शिक्षा का हक ये भारतीय संविधान की गारंटी नहीं देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। बात करते हैं यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो मूलभूत अधिकार है यानी जो मूल कर्तव्य हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और ये कितने हैं? 6 मूल अधिकार वर्णित है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो यह है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। और उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकारिता के अधीन आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो है प्रारंभ में 7 थे, एक हटा दिया गया। कौन अधिकार हटा दिया गया? तो जो धन का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, यहां पढ़ लीजिए एक बार, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी क्या हटाया गया? पहले 7 थे तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी यानी कि लीगल कह सकते हैं राइट बना दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहां पे तो यहां पे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यह है भाग 3 में। मूल अधिकार किस में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। कहां से कहां तक? ध्यान देना है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में यह वर्णित है। ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 32, सॉरी आर्टिकल 32। अभी हमने बात किया उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत और उच्च न्यायालय में किसके तहत? 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो रिट है कोई भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा होगा। क्या कहता है ये? कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है? तो ये है प्रतिषेध। 5 तरह की रिट होती हैं, उनमें से एक रिट जो है उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को, यानी जिला जो लेवल पे है उनको जारी किया जा सकता है, प्रतिषेध। ठीक है। इसमें होता क्या है, तो प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे कि उसमें निहित ही नहीं है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई चीजें ना हो और वो करने की चेष्टा कर रहा है, यानी करने की कोशिश कर रहा हो, अपने अधिकार से बाहर निकलकर कुछ करने की चाह रहा है, तो जो कनिष्ठ न्यायालय है, जो उच्चतर न्यायालय है, वो अपने नीचे वाले को, सॉरी, जो वरिष्ठ न्यायालय है वो कनिष्ठ न्यायालय को रिट, प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है कि भाई देखो, ये तुम्हारी सीमा से बाहर है, इसलिए तुम अपनी सीमा में रहो, इसे मुझे देखने दो, ये मेरी सीमा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, आधार है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। यानी जब बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसमें यह होता है कि किसी न किसी के पास निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए, अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, और यह एक निजी स्वतंत्रता का आधार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो यह है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, यानी पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार की और उसको थाने में न ले जाकर के या किसी मजिस्ट्रेट के सामने न ले जाकर के किसी और ही कमरे में ले जाकर के रख दी है या कहीं और ले जाकर के रखी है, तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है उसे आप न्यायालय में प्रस्तुत करें, सशरीर प्रस्तुत करें, ऐसा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहता है। ठीक है। यानी किसी को अवैध रूप से अगर आप अरेस्ट किया हुआ है तो इसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। गलत तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है उसके विरोध में। ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है। वही है न्यायिक आदेश का मतलब, रिट जो है 5 प्रकार के रिट है। देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत मूल अधिकार और अन्य विधिक अधिकारों को प्रभावित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की इनको शक्ति प्राप्त है। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ध्यान देना है, परमादेश तो है, प्रतिषेध तो है, लेकिन व्यादेश और निषेध ये दोनों नहीं है। ठीक है। तो यहां पे आएगा सी और डी। अभी हमने देखा, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण। तो ये सभी 5 रिट हैं, इसके अलावा कोई और रिट भारतीय संविधान में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें, अभी हमने ऊपर देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय जारी करता है तो ये आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो यानी कि जो हाई कोर्ट है ये जो है ये करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर करें। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? फिर वही क्वेश्चन है, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा होगा, यानी क्या ऐसा कौन सी रिट है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो कौन सा रिट जारी होगा? परमादेश। ठीक है। परमादेश
देश। आइए इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं तो दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। क्या होता है परमादेश का मतलब? परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। क्या आदेश देता है भाई उच्चतम न्यायालय? इसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल रहा हो। यानी अगर आप किसी सरकारी या किसी उस ऐसे निगम या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, सरकार के किसी अधिकारी के पास जाते हैं और उसका जो काम है और उससे वो मना करता है कि मैं नहीं करता भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, या किसी और से करवा लो, ऐसा अगर कहता है तो उसके खिलाफ आपके मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के अगेंस्ट परमादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो अभी वही है परमादेश। किसी अधिकारी को उसके जो काम हैं, जो उसके आधिकारिक कार्य हैं, उसको करने के लिए अगर नहीं कर रहा है तो परमादेश आदेश जो है या रिट जो है जारी किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा न्यायिक आदेश यानी कौन सी ऐसी रिट है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है? तो यह है अधिकार परीक्षा। यानी कि आप किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार कर रहे हैं जो कि आप उसके लायक हैं नहीं, तो इसके अगेंस्ट में आपको अधिकार परीक्षा रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है। यानी आप उस पोस्ट के लायक नहीं हैं और आप उस पोस्ट पर काबिज हैं, यानी कि आप एक तरह से अधिकार कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए गलत माने जाते हैं और इसके खिलाफ यानी इसके अगेंस्ट जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। यानी किस अधिकार से आप उस पर बैठे हैं ऐसा जवाब देना होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के अनुसार समानता। अनुच्छेद 16 कहता है समान अवसर। अनुच्छेद 17 कहता है उपाधियों का समापन। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो इसमें से क्या अनुकूल नहीं है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है ये अनुच्छेद 17 है। इसमें उपाधियों का समापन न करके क्या होता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है? छुआछूत का अंत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो यह है समानता का अधिकार। ठीक है। यानी सबका समान अधिकार है। 21 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है ये? मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा। यहां पे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 24 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। ये इसे कानूनी अधिकार यानी कि क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। यहां देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत यानी द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क यानी 300 ए के अधीन एक विधिक अधिकार है यानी एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो ये रहा 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें यहां पे तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन। 27 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये विधिक अधिकार है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं कितने, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 29 की बात करें तो कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। इसे कहां रख दिया गया? विधिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा यह है 30। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो यह हटाया गया था मोरारजी देसाई सरकार, जो कि 1978 में यह कार्रवाई हुई थी। कब? तो यह हुई थी 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। सरकार किसकी थी केंद्र में? प्रधानमंत्री जी कौन थे यहां पे? मोरारजी देसाई। ठीक है। जनता पार्टी की सरकार थी। 31 की बात करें तो कौन निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। ठीक है। आर्टिकल 32 जो है ये उपचारों का अधिकार, इसे अंबेडकर जी ने दिल कहा था। किसका? संविधान का। क्वेश्चन 32 देखते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अगर ये 32 आ गया तो लगा दो 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32, जिसे दिल या आत्मा कहा गया है। 34 की बात करें तो कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो यह भाग 3 में है। मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में वर्णित है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 37 की। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के तहत। 38 कहता है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, यानी जबरदस्ती आप हस्ताक्षर नहीं करा सकते। 39 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ये धर्म के आधार पर दी गई है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, जल्द ही बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर यहां तक आ गए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट तो जरूर करते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर मुझे फीडबैक दें। ठीक है। धन्यवाद।